नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीगो प्रोजेक्ट के बारे में। लीगो प्रोजेक्ट जो है एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है और लीगो जो है एक चैन ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी का चैन है, ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेटरी का चैन है, जिसका मतलब होता है, लीगो का मतलब होता है आपका लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। फिर से, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया में अब तक 4 थी। दुनिया में कितनी थी? 4। क्योंकि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है और ग्लोबल चैन है हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेटरी का, जिसमें हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? तो ग्रेविटेशनल वेव को। और ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने से हमको बेनिफिट क्या होता है? तो बेनिफिट ये होता है कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, हेवनली बॉडी हैं हमारे यूनिवर्स में, उनके इंटरेक्शन से स्पेस टाइम में, हम बात करेंगे स्पेस टाइम पे, स्पेस टाइम में एक रिपल का मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और इससे हमको ये पता चलता है कि पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है। फिर से मैं बोलता हूँ, ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने से, ग्रेविटेशनल वेव क्या है? एक स्पेस टाइम का रिपल है जो प्रोड्यूस होता है हमारे ग्रेविटेशनल और सेलेस्टियल बॉडी से, मतलब लार्ज स्टार या प्लैनेट या एस्ट्रॉइड, इनके कोलिजन, ब्लैक होल, जितने भी आप नाम जानते हैं, उनके किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन से स्पेस टाइम में एक रिपल होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी और कितना ट्रेवल करके आया है, कितने हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, इसके अनुसार हम ये पता कर लेते हैं कि कब ये हुआ था और ये किसका रिपल है। इससे हम इनडायरेक्टली हम अपने यूनिवर्स को बहुत प्रिसाइजली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका लीगो। जो 5वां लीगो है, जो 5th लीगो है, फिफ्थ जो ऑब्जर्वेटरी है, वो हमको मिला है इंडिया में। जाहिर सी बात है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व करने वाली बात है। और ये कहाँ होगा? तो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुछ 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर अगर आप मुंबई से पूरब की तरफ ट्रेवल करेंगे तो आपको हिंगोली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र, इंडिया में है। इसके लिए आवंटित हो गया है 2600 करोड़ रुपया और ये 2030 से काम करने लगेगा। ये अलग बात हुई। अब हम थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर हम पकड़ेंगे कैसे। और जब ग्रेविटेशनल वेव का बात आया है तो उससे हम बात करते हैं। आइजैक न्यूटन, इनके बारे में कौन नहीं जानता? सारे लोग जानते हैं। इन्होंने कहा था कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो दो बॉडी के मासेस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली अगर मास आप बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ द बॉडी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी का, मतलब दूरी के स्क्वायर का। तो इन दोनों बॉडी के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना दूर होगा उतना फोर्स कम होगा। और इनका इक्वेशन था सिंपल सा कि F = G, जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन, और यहाँ पे m1 m2/r²। ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला में कुछ कमियां थी। कमियां आप ऐसे ही कि इसका कारण क्या है, मतलब ग्रेविटेशन कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट क्यों करती है, इसका जवाब इनके पास नहीं था। और ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट, नॉलेजियस पर्सन की एक खासियत होती है कि वो अपनी कमी को मानते हैं, और इन्होंने माना ही नहीं। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिस बुक का नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। तो इन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी अपनी किताब में जो इसकी कमियां थी उसको माना था। इन कमियों को दूर किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इन्होंने उस कमियों को बताया। तो इन्होंने क्या किया? इनकी एक बहुत ही विख्यात और प्रख्यात थियरी है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम जानते हैं E = mc²। E = mc²। इसको बोला जाता है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने इसमें से ये बात कही थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे अधिक स्पीड से इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं चल सकता पहले से। अब थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में सोचिए। ग्रेविटेशन तो इंस्टेंटेनियस है, हर जगह एक समान है। तो ये कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशन के मतलब स्पीड में कॉन्ट्राडिक्शन था। बट ये जब बात निकल के आई तो दूसरा, ये कब दिया था उन्होंने? 1905 में। इसके 10 साल बाद 1915 में इन्होंने एक और थ्योरी दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का ग्रेविटेशन को। क्या किया? ग्रेविटेशन को इन्होंने, मतलब ये जो आया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसके लिए था? ये था आपका ग्रेविटेशनल वेव के लिए। पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया इन्होंने। पहले हम मान के जब हम यहाँ से ग्रेविटेशन को देखते हैं तो ग्रेविटेशन का मतलब न्यूटन के अनुसार ये होता है कि ग्रेविटेशन जो है इंडिपेंडेंट है, किससे? स्पेस और टाइम से। स्पेस अलग है, टाइम अलग है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम अलग नहीं है, जबकि एक रस्सी की तरह एक ही में मतलब बुना हुआ है, वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने टर्म दिया, मतलब स्पेस प्लस टाइम, इन्होंने एक अलग टर्म ही दे दिया, स्पेस टाइम। स्पेस टाइम। अब इसका मतलब क्या है? हम जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हेवनली बॉडीज है और यहाँ पे एक हेवनली बॉडीज है और बीच का जगह क्या है? स्पेस है। मतलब इसीलिए तो ऊपर में हम क्या बोलते हैं, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉडीज है और स्पेस है और ज़्यादा स्पेस है, इसलिए हम बोलते हैं स्पेस है। तो पहले ये माना जाता था कि स्पेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। इन्होंने कहा अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में कहा कि ऐसा नहीं है, स्पेस और टाइम जो है इंटरडिपेंडेंट है, आपस में उलझे हुए हैं, आपस में उलझे हुए हैं। और आप इस तरह से समझिए कि एक छोटा सा बच्चा है। क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जो प्यार से एक ब्लैंकेट ओढ़ करके सोया हुआ है। तो उस बच्चे को आप एक हेवनली बॉडी समझिए और वो जो ब्लैंकेट है वो आपका स्पेस टाइम है। तो बच्चा जैसे रिएक्ट करेगा, मतलब वो अगर अपने आप को इधर उधर करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका ब्लैंकेट में भी रिपल्स आएंगे, मतलब ये भी उसके मोशन से इन्फ्लुएंस होगा। तो इनका कहना यही था कि जो आपकी हेवनली बॉडीज है वो ब्लैंकेट ऑफ स्पेस टाइम को ओढ़े हुए है और जब कोई हेवनली बॉडी रिएक्ट करती है तो स्पेस टाइम में रिपल आता है। वही रिपल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो रिपल क्रिएट होता है। रिपल का मतलब कुछ नहीं, डिस्टर्बेंस, मतलब आपने स्पेस टाइम को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी बात, अगर यहाँ पे दो हेवनली बॉडीज हो और स्पेस टाइम उनको भी घेरा हुआ है, इनका मकसद स्पेस टाइम को डिस्टर्ब करना नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं सोते समय, लेकिन इनके इंटरेक्शन से भी स्पेस टाइम में रिपल मतलब डिस्टर्बेंस आती है। उस डिस्टर्बेंस को, वो डिस्टर्बेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। मतलब वो जो ब्लैंकेट है ना स्पेस और टाइम का, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है ना, इसका इंटेंशन यही है कि उस रिपल को कैप्चर कर लेना। सिंपल सी बात है। पहले हम स्पेस और टाइम को अलग मानते थे, वो अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। और इंटरडिपेंडेंट के चलते कोई भी यूनिवर्स में दो मैसिव बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं या सिंगल बॉडीज कुछ मोशन करती है तो वो अपने साथ साथ स्पेस और टाइम में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वेव। और लीगो के द्वारा हम ग्रेविटेशनल वेव को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसका थोड़ा वर्किंग समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल वेव, आई थॉट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रिपल्स का मतलब कुछ नहीं, एक डिस्टर्बेंस। और आपको जब नहीं समझ में आना तो वो बच्चा जो सोया हुआ है ब्लैंकेट ओढ़ के, उसको दिमाग में रखिएगा। जो ब्लैंकेट है वो आपका स्पेस एंड टाइम का है। तो इसमें क्या कहा गया कि बहुत दूर से, अब एक बात सोचिए ना, यूनिवर्स कितना बड़ा है, मतलब वी कांट इवन इमेजिन कि वो कितना बड़ा है। वहाँ से जब कोई वेव कहीं, मतलब दूर से कोई वेव आती है तो अर्थ पे वो इम्पैक्ट डालती है, स्पेस टाइम में भी इम्पैक्ट डालती है, बट हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो 1919 में NSF, नेशनल साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ USA ने ये सोचा कि हम एक सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे जिससे हम इन रिपल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने 1999 में काम किया, बट उनको सफलता मिली सितंबर 2015 में। 2015 में फर्स्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ा, जो कैसा था? एक बॉडी थी 29 मिलियन बॉडी थी जो 29 गुना ज़्यादा बड़ी थी हमारे सन से, दूसरी थी जो 36 गुना ज़्यादा बड़ी थी हमारे सन से, और दोनों कोलाइड की थी यूनिवर्स में कहीं पे 13.5 बिलियन, 13.5 बिलियन साल पहले। और उसका वेव इनको 2015 में 14 सितंबर को मिला था, अमेरिका में पहली बार डिटेक्ट हुआ। तो उन्होंने ये सारा चीज़ निकाल लिया। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने अलग अलग, उसके बाद उन्होंने इटली में दिया।
ये अलग अलग चैन बनाने से क्या बेनिफिट होगा कि हमको कुछ और डाटा और उनको कुछ और डाटा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपका LIGO ऑब्जर्वेटरी है इतना सेंसिटिव होता है ना कि बगल से कोई ट्रक भी गया ना फिर भी ये बता देता है कि मतलब फिर भी ये डिटेक्ट कर लेता है उसके वेव को, ट्रक वगैरह को, हाई मशीनरी वगैरह को ये डिटेक्ट कर लेता है। तो क्रॉस चेक करने के लिए कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो इन्होंने दूसरा जो इन्होंने बनाया वो बनाया इटली में ऑब्जर्वेटरी। इस तरह से ये काम करता है। तो एक्चुअली में LIGO जो है एक ग्लोबल चैन है जो ऑब्जर्वेटरी मतलब कि ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस को हम कैप्चर करते हैं, उससे हम इनडायरेक्टली स्टडी क्या करते हैं, तो यूनिवर्स के बारे में। हाँ, इसके अलावा कोई इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंडिया काम कर रहा है, तो हाँ है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्शन, जो कि कहाँ हो रहा है, देखो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ये कहाँ हो रहा है, फ्रांस में। कहाँ हो रहा है, फ्रांस में। यहाँ पे जानते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए हमारे L&T ने, लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर दिया है। ये किस पे हो रहा है, तो ये चेक किया जा रहा है कि फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। जब हमने देखा कि सन और जितने भी स्टार हैं उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो फ्यूजन रिएक्शन है। तो इंडिया इस इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट का भी हिस्सा है, पार्ट है। एक दूसरा आपने सुना होगा सर्न लेबोरेटरी, ये कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड, अंडरग्राउंड है ये। स्विट्जरलैंड में अंडरग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, मतलब हम वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं बिग बैंग वाला सिचुएशन हम क्रिएट करके ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी के लेबोरेटरी के ऑफिस में हमारा जो नटराज का, शिव का, इंडिया ने अपने कोलैबोरेशन और फ्रेंडशिप को दर्शाते हुए एक बहुत बड़े नटराज की मूर्ति को यहाँ पे मतलब उनको गिफ्ट किया, तो वो ऑफिस में रखा हुआ है, सर्न लेबोरेटरी। तो ये दो हैं जिसमें काम कर रहा है इंडिया अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे। तीसरा जो है आपका क्वांटम फिजिक्स में भी R&D के लिए 8,000 करोड़ ये सेंसन हो गया है, ये नया है। तो ये डोमेस्टिक लेवल पे हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना यार। पहले हम उन लोग रिसर्च करते थे, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, हम लोग सिर्फ नाम पढ़ते थे। अब अच्छी बात है कि हम भी रिसर्च करेंगे और अपना वाला नाम तो ज़्यादा आसान होगा ना याद करना। नेक्स्ट अब थोड़ा देख लेते हैं कि LIGO कहाँ कहाँ है। तो पहला 1 और 2, दो ठो तो आपका यूनाइटेड स्टेट में है, तीसरा आपका इटली में है। इसका नाम क्या है, भर्गो LIGO या भर्गो LIGO। तीसरा, चौथा आपका जापान में है, KGRA LIGO, ये जापान में है। सिर्फ याद रखिए, फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेटरी LIGO का यूनाइटेड स्टेट, थर्ड इटली, फोर्थ जापान, फिफ्थ इंडिया। अब इंडिया में है तो इसको बना कौन रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ये कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ये, मतलब ये गवर्नमेंट हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। इनमें हमारा हेल्प कौन कर रहा है, तो नेशनल साइंटिफिक फाउंडेशन USA। इसके कोलैबोरेशन से कितना आउटले किया गया है, तो 2600 करोड़, 2600 करोड़ दे दिया गया है। कहाँ बन रहा है, तो महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई के पूरब में 450 किलोमीटर के दूर पे ये आपका हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है। हमारा जो LIGO का ऑब्जर्वेटरी है ये अपना साइंटिफिक रन कब से शुरू कर देगा, 2030, मतलब आज से 7 साल बाद हम भी ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी हमारे अपने ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी से हम भी किसी भी रिपल्स या डिस्टर्बेंस को पकड़ सकते हैं। तो ये 5वां जो है भारत में, और ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि ये लास्ट एंड फाइनल है, मतलब इस चैन ऑफ लेबोरेटरी में ये लास्ट एंड फाइनल है, 6ठा 7वां नहीं आएगा। तो 2 आपके यूनाइटेड स्टेट, तीसरा आपका इटली, चौथा आपका जापान, 5वां इंडिया। तो ये बहुत मतलब प्रेस्टिजियस बात है इंडिया के लिए कि ग्लोबल प्रोजेक्ट में 5 देशों में से एक देश हमारा है। सो थैंक यू।